तो अक्सर प्रेगनेंसी प्लान करते हुए हम सबके दिमाग में क्वेश्चंस आते हैं कि हमें गायनेकोलॉजिस्ट से कब मिलना चाहिए, कंसीव करने से पहले गायनेकोलॉजिस्ट को विजिट करना चाहिए या नहीं, क्या ब्लड टेस्ट कराने चाहिए, क्या सप्लीमेंट्स लेने चाहिए। तो आज इन्हीं सब सवालों के जवाब जानने के लिए हम आए हैं डॉक्टर स्नेहा शर्मा जी के पास, जो कि एक प्रैक्टिसिंग गायनेकोलॉजिस्ट हैं दिल्ली में। तो मैम, मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि गायनेकोलॉजिस्ट को विजिट करना क्या सच में ज़रूरी है, स्पेशली कंसीव करने से पहले? अगर इस क्वेश्चन का मुझे एक लाइन में आंसर देना है तो आई वुड से येस, यू शुड डेफिनेटली मीट अ गायनेकोलॉजिस्ट बिफोर स्टार्टिंग अ प्रेगनेंसी। अब आप पूछोगे क्यों मैम? तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है विच मैं चाहूँगी आप अपने आसपास भी लोगों से शेयर करें, बिकॉज़ ये इम्पॉर्टेंस ऑफ अ ऑप्टिमम हेल्थ बिफोर एंटरिंग इनटू अ प्रेगनेंसी समथिंग जो हमारे यहाँ लोगों को नहीं पता है। ठीक है ना, देयर आर वेरियस थिंग्स जिसके बारे में आपको जानना ज़रूरी है। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ हिस्ट्री से, ठीक है, बहुत सारी ऐसी फैमिलीज़ हैं जहाँ पे डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, थायराइड डिजीज़, जेनेटिक डिजीज़ की प्रॉब्लम्स हैं और वो फैमिलीज़ में रन करती हैं। सो आप बेबी प्लान करने से पहले यू शुड बी नोइंग कि वो प्रॉब्लम कहीं आपको भी तो नहीं है। सपोज आपने कभी डायबिटीज़ के लिए टेस्ट ही नहीं कराया बट यू हैव अ फैमिली हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज़। जब आप प्रेग्नेंट होते हो आप टेस्ट कराते हो एंड देन यू हैव अ फुल फ्लेजेड थायराइड डिजीज़ या फिर डायबिटीज़, और बाय दैट टाइम आपका बेबी बहुत हद तक डेवलप हो चुका होता है और इफेक्टेड हो गया होता है। दूसरी चीज़ अगर मैं बोलूँ तो आपका वैक्सीनेशन स्टेटस, कुछ एक प्रॉब्लम्स हैं जैसे कि रूबेला एक वायरल इन्फेक्शन है जो आपके बेबी को बहुत सिवियरली इफ़ेक्ट कर सकता है। पर अगर आप रूबेला से पहले इम्यूनाइज्ड हो या आपको पहले हो चुका है तो वैसे केसेस में आपका बेबी प्रोटेक्टेड है फ्रॉम द डिजीज़। ठीक है, तो इसके अलावा फैमिली हिस्ट्री जैसा कि मैंने आपको बताया। सेकंड जो चीज़ आती है वो है आपकी एग्जामिनेशन। अब कई बारी ना लेडी को पता ही नहीं होता है कि मुझे सर्विक्स में कुछ प्रॉब्लम है, जो मेरा वाइट डिस्चार्ज आ रहा है वो एक्चुअली फिजियोलॉजिकल नहीं है, वो इन्फेक्शन की वजह से आ रहा है। जब आप अपने गायनेक के पास जाते हो हम आपको एग्जामिन करते हैं। सर्विक्स में अगर हमें कुछ लगता है कि इन्फेक्शन है तो हम उसे संग संग ट्रीट करना शुरू करते हैं। आप दोनों को ही पता होगा कि सर्वाइकल कैंसर हमारे कंट्री में एक बहुत ही कॉमन गायनेकोलॉजिकल कैंसर है, और इससे भी बड़ी बात ये है कि उसका स्क्रीनिंग टेस्ट हमें पता है, उसका स्क्रीनिंग टेस्ट मौजूद होने के कारण भी ये डिज़ीज़ इतना प्रिवेलेंट है। तो अगर जब आप हमारे पास प्रेगनेंसी लेने से पहले आते हो हम एक रूटीन पैप स्मीयर आपका कर लेते हैं। अगर उसमें सब कुछ ठीक है, अगर कोई इन्फेक्शन भी है उसको हम ट्रीट कर देते हैं। लेकिन अगर ये टेस्ट आपने मिस कर दिया या ये एग्जामिनेशन आपने मिस कर दिया और आप हमारे पास प्रेग्नेंट होकर आए, अब वो जो इन्फेक्शन आपके सर्विक्स पे है वो आपके बेबी को, उसके डिलीवरी के टाइम को, सारी चीज़ों को इफ़ेक्ट करेगा। कई बारी बेबी को कॉन्जेनाइटल इन्फेक्शंस का रिस्क होता है या फिर बेबी की डिलीवरी जिसे हम प्री टर्म लेबर कहते हैं, बेबी बहुत जल्दी डिलीवर हो जाता है जब उसके लंग्स भी मैच्योर नहीं होते बिकॉज ऑफ योर सर्वाइकल इन्फेक्शन। सो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं एक प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले। सो इसीलिए गायनी चेकअप इज़ अ मस्ट। हम आपका चेस्ट देखते हैं, कई बारी ना अनडायग्नोज जैसे हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, डॉक्टर साहब मुझे ना कभी कभी सांस में तकलीफ़ होती है बट किसी को दिखाया नहीं, एंड देन दे लैंड अप इन अ हार्ट डिजीज़। अब हार्ट डिजीज़ के साथ इफ़ यू हैव अ प्रेगनेंसी, इससे एक तो वो बहुत ही हाई रिस्क प्रेगनेंसी है और दूसरी ये भी बात है कि इफ़ यू हैव अ हार्ट डिजीज़ यू कैन हैव योर चाइल्ड ऑल्सो हैविंग इट, इट कैन रन इन अ फैमिली। फिर आ गई बातें ब्लड टेस्ट की। तो ब्लड टेस्ट में कुछ सेरोलॉजिकल एग्जामिनेशंस होते हैं जैसे कि हेपेटाइटिस हो गया, HIV हो गया, हमने पहले ही स्क्रीन कर लिया कि नहीं मदर इज़ नेगेटिव, फादर इज़ नेगेटिव फॉर HIV। फिर थायराइड हो गया, अनीमिया, अनीमिया इज़ ऑल्सो अ वेरी बिग प्रॉब्लम इन अ कंट्री। हमारी फीमेल्स का न्यूट्रिशन हो या फिर पीरियड्स की ज़्यादा ब्लीडिंग हो, उन सब वजहों से बहुत बारी हमारी इंडियन लेडीज़ अनिमिक होती हैं, एंड इफ़ द मदर इज़ अनिमिक द चाइल्ड विल ऑल्सो हैव problems in receiving blood flow, receiving the circulation of the child might also be compromised. So before entering into a pregnancy आपका anemia भी corrected होना चाहिए। ठीक है, कई बारी लेडीज़ जैसे कि कोई एंटीबायोटिक खा रहे हैं which is not supposed to be taken in pregnancy, तो प्रेग्नेंट होने से पहले उसे बंद कर कर कुछ और देने की ज़रूरत पड़े तो हम चेंज करते हैं मेडिसिन। कई बारी एपिलेप्टिक मेडिसिन होती हैं जो बेबी पे
टेरिटोजेनिसिटी कहते हैं हम इसको, वो मेडिसिन जो कि बेबी को एडवर्सली इफ़ेक्ट कर सकती हैं, दे नीड टू बी स्टॉप्ड और चेंज्ड। और कई बारी थायराइड की जो मेडिसिन हैं उनका डोज बढ़ाना पड़ता है प्रेगनेंसी में, क्योंकि हमारी जो रेफरेंस रेंज फॉर कंट्रोल ऑफ थायराइड है हाइपोथायराइड पेशेंट्स में, वो प्रेगनेंसी में डिफरेंट होती है। तो इसीलिए वो भी ज़रूरी है कि बिफोर एंटरिंग इनटू अ प्रेगनेंसी आपका थायराइड लेवल सेटल हो, और अगर आपका अनडायग्नोस्ड कोई थायराइड कंडीशन है तो वो भी डायग्नोस करके हम उसको ट्रीट कर दें। और एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी, अगर इस पूरे डिस्कशन से कोई एक चीज़ आप घर लेकर जाना चाहते हो तो वो ये ज़रूर सबको बताइए और ख़ुद भी कीजिए, 3 months before starting a planning for a pregnancy, you should start taking folic acid tablets. And this is so important इसलिए कि बेबी का जो सर डेवलप होता है उसके लिए फॉलिक एसिड बहुत ज़रूरी है। लेडीज़ हमारे पास आती हैं, डॉक्टर साहब 3 महीने हो गए, पेट में बच्चा है, अभी पता चला, आप दवाई दे दो। बाई दोज 3 months हमारा बेबी बहुत हद तक डेवलप हो चुका है, और उसके हेड डेवलपमेंट के लिए, ब्रेन डेवलपमेंट के लिए जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी वो आप ऑलरेडी मिस करके हमारे पास आए हो। लेकिन 3 months पहले प्रेगनेंसी के अगर आप फॉलिक एसिड स्टार्ट कर देते हो डेली बेसिस पे लेना, तो आप एक बहुत वाइड रेंज ऑफ प्रॉब्लम्स अपने बच्चे को देने से अपने बच्चे को बचा लेते हो, जिसे हम न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स कहते हैं, विच इज़ अ वेरी सिवियर कंडीशन, विल अल्टीमेटली एंड अप लूजिंग द बेबी, जो एनेंसेफली वाले बच्चे होते हैं। सो वी डोंट वांट आवर चिल्ड्रन टू हैव सच प्रॉब्लम्स, जस्ट बाय अ लिटिल बिट ऑफ अवेयरनेस दैट वी कैन हैव एंड वी कैन शेयर, हम ये ग्रुप ऑफ प्रॉब्लम्स अपने बच्चों में अवॉइड कर सकते हैं। So 3 months before a pregnancy, you should start taking folic acid tablets. तो मैम मेरा क्वेश्चन अभी ये है कि अगर किसी को थायराइड की प्रॉब्लम डायग्नोस होती है तो क्या उनको प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम होती है, कंसीव करने में प्रॉब्लम होती है, और अगर हाँ तो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? थायराइड के पेशेंट्स को कई बारी ओव्यूलेशन में भी प्रॉब्लम होती है, उनके पीरियड्स भी इरेगुलर होते हैं, तो वैसे केसेस में कंट्रोलिंग योर थायराइड प्रॉब्लम्स इज़ वेरी वेरी एसेंशियल। दूसरी बात ये कि इवन अगर आपका थायराइड कंट्रोल्ड है, ऑप्टिमम कंट्रोल इज़ एसेंशियल बिफोर एंटरिंग इनटू अ प्रेगनेंसी, क्योंकि नॉर्मल ब्लड लेवल्स ऑफ थायराइड इन द मदर, थायराइड हार्मोन इन द मदर इज़ वेरी वेरी एसेंशियल फॉर द बेबीज़ डेवलपमेंट, बेबी के ब्रेन डेवलपमेंट, उसकी इंटेलिजेंस, इन सारी चीज़ों के लिए आपके ब्लड के थायराइड लेवल्स का नॉर्मल होना बहुत ज़रूरी है। सो हमारी जो रेफरेंस रेंज है थायराइड हार्मोन की, प्रेगनेंसी के फर्स्ट 3 months के लिए अलग है, सेकेंड 3 months के लिए अलग है, थर्ड 3 months के लिए अलग है, जो हमारी 9 months की प्रेगनेंसी है, तो वो बहुत ज़रूरी है कि वो जो रेफरेंस रेंज है आपका थायराइड, उस रेंज के अंदर कंट्रोल रहे। कई बारी हमें डोजेस बढ़ानी पड़ती हैं प्री प्रेग्नेंट के कंपैरिजन में, प्रेगनेंसी के दौरान आपके थायराइड हार्मोन के लेवल्स, डोजेस थोड़े बढ़ जाते हैं। सो द आइडिया इज़ टू कीप इट कंट्रोल्ड अकॉर्डिंग टू द रेफरेंस रेंज इन प्रेगनेंसी। ज़्यादा लाइफस्टाइल चेंजेस प्री कंसेप्शन के टाइम पे हमें जो करने चाहिए? लाइफस्टाइल चेंजेस सबसे पहले तो बोथ पेरेंट्स को करना चाहिए, आई वुड से, बिकॉज स्मोकिंग ऑफ ईदर पेरेंट्स कैन इफेक्ट योर चांसेस ऑफ गेटिंग प्रेग्नेंट। सो बोथ पेरेंट्स को स्मोकिंग क्विट करनी चाहिए, अल्कोहल इज़ नॉट गुड फॉर द बेबी, और वेट रिडक्शन इज़ सो इम्पॉर्टेंट टू बी इन द करेक्ट BMI बिफोर यू प्लान फॉर अ प्रेगनेंसी। फिज़िकल एक्टिविटीज़, एक्सरसाइजेज, ये सारी चीज़ें जो आपको फिट बनाएं बिफोर प्रेगनेंसी, ये बहुत ही ज़रूरी है। जब बच्चा कंसीव हो जाता है उस टाइम पर तो स्मोकिंग और ड्रिंकिंग वुमन ने छोड़ ही देनी चाहिए, लेकिन कंसीव करने से कितने महीनों पहले तक भी ये है कि श्योर इस टाइम पर तो यू शुड कम्प्लीटली रिफ्रेन फ्रॉम एनी काइंड ऑफ स्मोकिंग और एनी अमाउंट ऑफ ड्रिंकिंग। एक्चुअली स्मोकिंग की अगर बात करें तो स्मोकिंग मेल्स के स्पर्म काउंट को भी इफ़ेक्ट करता है। अच्छा, ठीक है। तो और इसके अलावा जैसा कि मैं बता रही थी कि इफ़ यू हैव योर ओव्यूलेशन ऑन द 14th day ऑफ द साइकिल, इसका मतलब इन द नेक्स्ट हाफ ऑफ योर साइकिल यू आर ऑलरेडी प्रेग्नेंट। सो बाय द टाइम आपको पता चलेगा कि यू आर प्रेग्नेंट, 2 weeks की प्रेगनेंसी ऑलरेडी हो चुकी है। फिर आप कहोगे कि डॉक्टर साहब मैंने तो अभी मैंने स्मोकिंग और ड्रिंकिंग क्विट कर दी,
but you've already taken it when the baby was there inside unknowingly. तो इसीलिए we do say कि even if you are planning for a pregnancy, just give up on smoking and drinking, ताकि आपका हेल्थ अच्छा रहे, आपका स्पर्म काउंट अच्छा रहे. एक्सीडेंटली अगर आप प्रेग्नेंट हो गए तो वो सारी चीज़ें आपके बेबी को इफ़ेक्ट ना करें, क्योंकि एक बहुत ही ख़राब कंडीशन होती है फीटल अल्कोहल सिंड्रोम. वो सारी चीज़ें हम नहीं चाहते अपने बच्चे को देना. सो इट इज़ एडवाइजेबल टू गिव अप ऑन स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग व्हेन यू आर प्लानिंग फॉर अ प्रेगनेंसी. मेल्स में जैसा कि मैं आपको लाइफस्टाइल के बारे में बता रही थी कि आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स, आपके स्मोकिंग, अल्कोहल, ये सारी चीज़ें आपकी फर्टिलिटी को इफ़ेक्ट करती हैं. तो इसीलिए आपकी स्पर्म के हेल्थ के लिए, स्पर्म के काउंट के लिए इट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप गुड शेप में रहो, आपके ब्लड लेवल्स सारी चीज़ों के सही रहें. अल्कोहल, स्मोकिंग, ये सारी चीज़ें आप ना करो ताकि आपका स्पर्म काउंट एंड ऑल्सो द क्वालिटी इज़ गुड फॉर द बेबी. सो आई होप आई हैव क्लियर्ड ऑल योर डाउट्स. चलो, ऑल द वेरी बेस्ट. फॉलिक एसिड जरूर खाएंगे हो. गुड, वेरी गुड. थैंक यू. चलो, बाय बाय. तो आज डॉक्टर स्नेहा से बात करके मुझे तो मेरे काफ़ी सारे क्वेश्चन के आंसर्स मिल गए हैं. अगर आपके और भी कोई क्वेश्चंस रह जाते हैं तो आप उन्हें कमेंट सेक्शन में नीचे लिख सकते हैं. उन्हें आंसर करने की हम पूरी कोशिश करेंगे. ऐसी ही हेल्थ सेंट्रिक वीडियोस देखने के लिए स्टे कनेक्टेड विद टाटा वन एनर्जी.